क्लास में हम देखेंगे प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसे देखने से पहले हम ये जान लें कि प्रक्षेप्य गति है क्या। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जब या तो फुटबॉल खेल रहे होते हैं हम, या फिर हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो जो गेंद या फुटबॉल होती है उसको जब किक किया जाता है तो वह इस पथ का अनुसरण करती हुई और किसी अन्य बिंदु पर जा गिरती है। तो इसे गौर से देखें तो हम पढ़ रहे हैं समतल में गति। तो समतल में गति पढ़ रहे हैं, मीन्स ये जो गति हो रही है समतल में, तो किन्हीं दो अक्षों पर गति हो रही है। हम ऐसा मान सकते हैं कि ये दो एक विमीय गतियों का संयोजन है। ये एक विमीय गति हो गई एक्स अक्ष पर और एक विमीय गति हो गई वाई अक्ष पर। इन दो एक विमीय गतियों का संयोजन है समतल में गति, है ना। समतल में गति हो रही है मीन्स एक्स वाई तल पर गति हो रही है, इसको हम ऐसा मान सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु या तो ऊंचाई से नीचे की ओर आती है या फिर यहाँ गई, यहाँ से पुनः अब नीचे की ओर आएगी, तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो पृथ्वी उस पर क्या लगाती है, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा, नियत होगा। तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा, नियत होगा, एक समान त्वरित गति होगा। और एक समान त्वरित गति के लिए गति के जो समीकरण हैं उनका हम उपयोग करेंगे इस प्रक्षेप्य गति को हल करने के लिए, ये वाला डेरिवेशन हल करने के लिए। तो इसमें देखें तो x अक्ष पर वेग कितना होगा, हम जानते हैं वेग का समीकरण क्या है, v इक्वल u प्लस at, ये है वेग का समीकरण। लेकिन जब x अक्ष पर हम वेग निकालेंगे तो ये हो जाएगा vx और ये हो जाएगा ux और ये हो जाएगा ax। इसी तरह फिर से लिख लें v इक्वल u प्लस at। तो y अक्ष के लिए क्या लिखेंगे, vy uy ay। बात समझ आ रही है। इसी तरह जब विस्थापन समीकरण देखें, ये हो गया, ये क्या है, वेग समीकरण, वेग समीकरण। अब इसी तरह विस्थापन समीकरण देखें तो x अक्ष पर विस्थापन मान लेते हैं स्मॉल x है, तो s इक्वल का क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो x इक्वल हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा ux x अक्ष पर और ax त्वरण x अक्ष पर और वेग प्रारंभिक वेग x अक्ष पर। इस तरह y अक्ष पर देखें तो y अक्ष पर विस्थापन y स्मॉल, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं uy ay t स्क्वायर। बात समझ आई। इसको हमने लिख दिया क्या, विस्थापन समीकरण, विस्थापन समीकरण। अब हम चलते हैं प्रक्षेप्य गति की ओर कि प्रक्षेप्य गति है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रक्षेप्य गति है जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है। हम उसको सीधा सीधा ना फेंके, यदि हम उसको ऊर्ध्वाधर में फेंक देंगे तो क्या होगा, ऊर्ध्वाधर में फेंकने पर वह वस्तु उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए पुनः वापस आ जाएगी, तो ये गति एक विमीय गति हो जाएगी। तो किसी वस्तु को, प्रक्षेप्य गति को समझने के लिए किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त जब किसी अन्य दिशा में कोई कोण बनाते हुए फेंका जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं हम, कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए यहाँ से फेंक सकते हैं। तो जब कुछ कोण बनाते हुए यहाँ से फेंका जाता है तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती हुई, चूंकि हवा में रहती है वह वस्तु, अब जब वहां से वापस आएगी, इस पॉइंट से वह वापस आने लगेगी, तो वह गुरुत्व के अधीन गति करेगी। या तो हमने नीचे से ऊपर किया, हम ये भी कर सकते हैं, हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंक सकते हैं ऐसे, तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती हुई पृथ्वी पर किसी अन्य बिंदु पर जा गिरती है। हमने इसको यहाँ से किया तो वह वस्तु यहाँ पर आ गई, हमने वस्तु को यहाँ से फेंका, वह वस्तु यहाँ पर आ गई, तो वह पृथ्वी पर किसी अन्य बिंदु पर जा गिरती है। वस्तु की इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। बात समझ आई। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो वह वस्तु गुरुत्व की अधीन गति करती हुई पृथ्वी पर किसी अन्य बिंदु पर जा गिरती है। वस्तु की इस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और फेंके जाने वाली वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं। जिस वस्तु को हम फेंक रहे हैं उसका नाम क्या पड़ेगा, प्रक्षेप्य, उसको हम प्रक्षेप्य बोलेंगे। अब जिस वस्तु को हम फेंक रहे हैं, तथा जो प्रक्षेप्य का पथ होगा वह वस्तु जिसको हमने प्रक्षेप्य कहा, वह वस्तु जिस रास्ते पर गमन करेगी, जिस रास्ते पर गति करेगी, उस रास्ते को हम क्या कहेंगे, प्रक्षेप्य पथ कहेंगे। और प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, एक वक्र के आकार का बन रहा है, इसको हम परवलय कहते हैं। वक्र का पथ कैसा होगा, परवलयाकार। अब इसी को हमें सिद्ध करना है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है
तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती हुई पृथ्वी पर किसी अन्य बिंदु पर जा गिरती है। एक परवलयाकार मार्ग का अनुसरण करते हुए हमें यह सिद्ध करना है कि वह परवलयाकार मार्ग का अनुसरण करती है। तो चलिए पहले हम देखते हैं क्षैतिज प्रक्षेप। आज की क्लास में हम देखेंगे क्षैतिज प्रक्षेप और अगली क्लास में हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप। क्षैतिज प्रक्षेप अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्षैतिज प्रक्षेप। तो क्षैतिज मीन्स किसी वस्तु को कैसे फेंकना है? क्षैतिज में फेंकना है, किसी वस्तु को एकदम सीधा फेंकना है। तो मान लेते हैं कि ये जमीन है, कोई ये जमीन है और इस जमीन से h ऊंचाई पर कोई बिंदु O है। यहां से हमने किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया या फेंका क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा हो गई x, इस दिशा में किस वेग से फेंका हमने? u वेग से फेंका। क्षैतिज दिशा में हमने u वेग से फेंका तो वह वस्तु कुछ दूर तक इस मार्ग का अनुसरण करती है, तो कहीं बहुत कम, और फिर वो ऐसे इस तल में गिरती हुई और पृथ्वी पर किसी अन्य बिंदु पर जा गिरती है। ठीक, इस पृथ्वी पर किसी अन्य बिंदु पर वह जा गिरती है। तो मान लेते हैं कि यह क्षैतिज दिशा में x दूरी तय कर रही है। क्षैतिज दिशा में दूरी कितनी तय की? x। क्षैतिज दिशा इधर देखें, ये x दूरी तय की, और ऊर्ध्वाधर दिशा में यहां पर वह दूरी तय करती है y। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बता चुका कि जब हम समतल में गति पढ़ रहे हैं, हम प्रक्षेप गति पढ़ रहे हैं, तो दोनों एक्सिस पर गति होगी। हम दोनों पर देखेंगे, क्षैतिज दिशा में भी गति होगी और y और ऊर्ध्वाधर दिशा में भी गति होगी। तो हमने क्या देखा कि जब किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है तो वह वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई और पृथ्वी पर किसी अन्य बिंदु पर जा गिरती है। मान लेते हैं क्षैतिज में वह x दूरी तय कर रही है तथा ऊर्ध्वाधर में वह y दूरी तय कर रही है। अब हम क्या देखेंगे? अब दूरी तय कर रही है, दूरी मीन्स क्या होता है? विस्थापन। तो विस्थापन का समीकरण लगाएंगे। तो देखेंगे पहले क्षैतिज गति। क्या देखेंगे? पहले क्षैतिज गति। दो प्रकार की गतियां, क्षैतिज गति भी है और ऊर्ध्वाधर गति भी है। तो क्षैतिज गति में देखें तो क्षैतिज गति में क्या है? वस्तु का प्रारंभिक वेग है। वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना? अब क्षैतिज दिशा मीन्स ux, क्षैतिज दिशा मीन्स ux, ऊर्ध्वाधर दिशा मीन्स uy। क्षैतिज दिशा का प्रारंभिक वेग ux होगा और ऊर्ध्वाधर दिशा का प्रारंभिक वेग uy होगा। तो क्षैतिज दिशा का प्रारंभिक वेग ux, तो ux x अक्ष के अनुदिश हम किस वेग से फेंक रहे हैं? u वेग से। तो ux इक्वल हो जाएगा u। और इस पर त्वरण देखें तो ax, इस एक्सिस पर, इस अक्ष पर त्वरण देखें तो त्वरण कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि गति तो इस अक्ष पर हो ही नहीं रही, गति तो ऊर्ध्वाधर तल में हो रही है, गति क्षैतिज तल में नहीं हो रही। तो क्षैतिज तल में त्वरण 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका केवल प्रारंभिक वेग होगा। और हम देख रहे हैं कि वस्तु क्षैतिज दिशा में तो गति ही नहीं कर रही, तो इस पर तो जब गति नहीं कर रही तो त्वरण कहां से होगा? त्वरण 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर अब विस्थापन समीकरण लगा दो क्षैतिज गति में। तो क्षैतिज अक्ष पर तो कौन सा समीकरण लेंगे? गति का दूसरा समीकरण s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाला समीकरण लेंगे, गति का दूसरा समीकरण जो कि विस्थापन समीकरण है। तो s कितना हो जाएगा? s कितना हो जाएगा? इस पर x हो जाएगा। s मीन्स विस्थापन कितना? x ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज गति में विस्थापन कितना है? x है। u कितना हो जाएगा? ux हो जाएगा। t प्लस हाफ a कितना हो जाएगा? ax t स्क्वायर। ठीक है, तो x इक्वल, अब ux की वैल्यू रख दो, ux इक्वल कितना है? u t प्लस हाफ ax कितना है? 0। मीन्स ये पद 0 हो जाएगा। तो x इक्वल क्या हुआ? ut, ये पद 0। तो यहां से t का मान निकालो, t का मान हो जाएगा x बाई u, x अपॉन u, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हमने कहा समीकरण नंबर 1। ठीक, बात समझ आई? क्षैतिज गति में हम देख रहे हैं, पहले या तो विस्थापन समीकरण लगा दो। विस्थापन क्या होगा? विस्थापन x क्षैतिज दिशा में x होगा, तो x इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है? ux है। a कितना है? ax है। अब हम देख रहे हैं कि क्षैतिज दिशा में हम वस्तु को फेंक रहे हैं प्रारंभिक वेग u से, लेकिन वह वस्तु क्षैतिज दिशा में गति नहीं कर रही है, तो क्षैतिज दिशा में त्वरण 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से t का मान मिल जाएगा।
अब देखते हैं ऊर्ध्वाधर तल में या ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर गति देखें तो ऊर्ध्वाधर में वेग कितना होगा, u बाई, वेग कितना है, अब हम फेंक कहाँ रहे हैं, क्षैतिज दिशा में u वेग से, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग 0 होगा, क्योंकि वस्तु तो एक ही है हमारे पास, हमने उसको फेंका क्षैतिज दिशा में, हमने ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका ही नहीं, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में उसका वेग 0, क्षैतिज दिशा में फेंका गया तो वेग कहाँ बनेगा, क्षैतिज दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग का जिक्र ही नहीं है, तो यहाँ पे इसका वेग हो जाएगा 0। और त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण ax, त्वरण मीन्स गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण कितना हो जाएगा g, त्वरण कितना हो जाएगा स्मॉल g, क्योंकि त्वरण यहाँ पे कैसा लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से फेंका जाएगा तो उस वस्तु पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, जिसको हम g कहेंगे। तो यहाँ पे ax कितना हो जाएगा, सॉरी ay कितना हो जाएगा g, गुरुत्वीय त्वरण होगा स्मॉल g। अब लगा दो विस्थापन समीकरण, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s विस्थापन कितना है यहाँ पे y, विस्थापन है y इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u मीन्स u बाई a बाई a मीन्स a बाई, मान हमने रख दिया, तो y इक्वल u बाई कितना है 0 इंटू टी प्लस हाफ a बाई कितना है g टी स्क्वायर, तो y कितना आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में हमने टी का मान निकाला है, तो इस टी के मान को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y इक्वल हाफ जी, टी की वैल्यू कितनी है x अपॉन यू का स्क्वायर, तो y इक्वल 1/2 जी, सॉरी g ऊपर है, g और x स्क्वायर यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर है जी एक्स स्क्वायर, नीचे है 2u स्क्वायर। अब y इक्वल, इसको अलग कर लो, g बाई 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको हम कह दें नियतांक, क्या कह दें, नियतांक कह दें, तो ये g यहाँ पे है g बाई 2u स्क्वायर इक्वल कॉन्स्टेंट, नियतांक कह दें इसे, तो y इक्वल हो जाएगा, इस y इक्वल कितना हो जाएगा, इसको नियतांक कह दें के एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट हमने कहा जिसकी वैल्यू हो जाएगी k। ठीक, तो ये हो जाएगा y इक्वल के एक्स स्क्वायर। तो ये कैसा समीकरण है, ये परवलय का समीकरण है। ये किसका समीकरण है, परवलय का, ये कक्षा 11 की मैथ में है। तो y इक्वल के एक्स स्क्वायर जो कि एक परवलय का समीकरण है, तो हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु को जब ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है ऊंचाई से, तो वह वस्तु परवलयाकार मार्ग का अनुसरण करती है। कि इसको लिख सकते हैं, यही परवलय का समीकरण है, यही परवलय का समीकरण है, यही हमें सिद्ध करना था इसमें। ठीक है, तो क्षैतिज प्रक्षेप्य है, ये दो प्रकार के प्रक्षेप हैं, क्षैतिज प्रक्षेप्य और तिर्यक प्रक्षेप्य। तो ये क्षैतिज प्रक्षेप्य है, यहां से हमने निकाला कि वस्तु परवलयाकार मार्ग पर गति करती है, समीकरण हमें मिला परवलय का, तो मीन्स वस्तु जो है या प्रक्षेप्य जो है वह परवलयाकार मार्ग का अनुसरण करते हुए पृथ्वी पर किसी अन्य बिंदु पर जा गिरती है। ठीक, या पृथ्वी पर गिर जाती है, अन्य बिंदु पर, यहाँ पर ना भी कहें क्योंकि हम ऊंचाई से फेंक रहे हैं। ये तिर्यक प्रक्षेप्य में हम बोलेंगे क्योंकि हम पृथ्वी तल से ही फेंकेंगे और वह पृथ्वी तल पर ही किसी अन्य बिंदु पर जा गिरेगी। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं, इसमें आएगा उड्डयन काल और क्षैतिज परास। ठीक, तो बात करते हैं हम उड्डयन काल की, इसको मिटा दें। उड्डयन काल, उड्डयन काल मीन्स उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब उड़ने का समय। उड़ने का समय मीन्स वस्तु को या प्रक्षेप्य को जब हमने यहां से फेंका प्रारंभिक वेग u से, तो इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में जितना समय लगा, इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में जितना समय लगा उसको हम कहते हैं उड्डयन काल। या वस्तु कितने समय तक उड़ी, कितने समय तक वह वस्तु हवा में रही, उस समय को हम कहते हैं उड्डयन काल। तो उड्डयन काल के लिए हमें व्यंजक निकालना है, तो वस्तु को यहां से यहां तक पहुंचने में, मतलब यहां से यहां तक क्या हो रहा है, वस्तु का विस्थापन हो रहा है,
तो विस्थापन वाला समीकरण लगाएंगे। विस्थापन वाला समीकरण क्या हो जाएगा, y इक्वल एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो y इक्वल यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा h, मतलब y इक्वल h। y किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम ऊंचाई देखेंगे। अब उड्डयन काल मीन्स यहाँ पे ऊंचाई y को h रखेंगे और यू वाई कितना है, 0 है। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर या ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग 0 है, हमने पहले लिख चुका है हाफ, और त्वरण कितना है g, और यहाँ पे जो t है वह कैपिटल T हो जाएगा, क्योंकि उड्डयन काल को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कैपिटल T हो जाएगा। h इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर, 0 इंटू टी, ये खत्म, जी टी स्क्वायर बचा, तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो टी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, ये 2h इधर चला जाएगा, 2h 2 भाग में ही इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो टी इक्वल हो जाएगा √2h/g। यही उड्डयन काल हेतु व्यंजक है, यही उड्डयन काल है। ठीक है, बात समझ आई। उड्डयन काल में हमें करना क्या है, विस्थापन समीकरण लगाना है। चूंकि वह वस्तु उड़ रही है तो उड़ते समय उस वस्तु का विस्थापन कितना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में वह कितना समय लगाई, मीन्स वस्तु का विस्थापन हुआ, तो विस्थापन समीकरण से हमें टी का मान निकलेगा, उड्डयन काल का मान निकलेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्षैतिज परास हॉरिजॉन्टल रेंज। तो क्षैतिज परास है क्या, क्षैतिज परास को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्षैतिज परास हॉरिजॉन्टल रेंज, तो क्षैतिज परास मीन्स होता है रेंज मीन्स कि अधिकतम दूरी तय कितनी की। क्षैतिज परास मीन्स क्षैतिज दिशा में वस्तु की अधिकतम दूरी कितनी है, वस्तु मैक्सिमम कितनी दूरी तय की, उसको हम कहते हैं क्षैतिज परास। और क्षैतिज परास को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्षैतिज परास क्या है, क्षैतिज दिशा में या क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी, क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी। ठीक, इसको कैपिटल आर से दर्शाते हैं। तो आर क्या है, दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणी समय। ठीक, अब चाल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाल नहीं, यहाँ पे वेग है, एक समान त्वरित गति का वेग है, तो चाल की जगह क्या लिख सकते हैं, वेग गुणी समय। तो वेग कितना है, वेग क्षैतिज दिशा में वेग है यू एक्स मीन्स यू एक्स लिख सकते हो। समय कितना है, समय कैपिटल टी क्षैतिज परास, टी उड्डयन काल का समय। ठीक है, वेग गुणे समय यू एक्स इंटू टी लिख देंगे, तो यू एक्स की वैल्यू यू इंटू टी, आर इक्वल, अब यहाँ पे टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू है √2h/g। ये हो गया क्षैतिज परास। ठीक है, ये निकल गया क्षैतिज परास, यही क्षैतिज परास के लिए व्यंजक है। अब यदि हमें यहाँ पे वेग का मान निकालना हो, ठीक, वेग का मान निकालना हो, ये कैसा समीकरण है, ये तो विस्थापन समीकरण हुआ। अब वेग समीकरण का भी उपयोग कर लें, जो कि हमने पहले बताया था। तो वेग के लिए हम क्या करते हैं, मान लो हमें यहाँ पे इसका वेग दिखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे। स्पर्श रेखा क्या बतलाएगी हमें, v, वेग की दिशा, मतलब वेग इधर है ना। अब इस वेग को क्या करेंगे, दो समकोणिक घटकों में विभाजित कर देंगे। इधर हो गया क्या, मान लेते हैं वेग क्षैतिज अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो ये हो जाएगा vx और ये हो जाएगा vy। क्षैतिज दिशा है ux, ये ऊर्ध्वाधर दिशा है vy। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर गिराते हैं, तो ये पे क्या बनाएगा, राइट एंगल समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा, कर्ण, तो वेग का मान निकाल लो। समकोण त्रिभुज में कर्ण v, कर्ण का वर्ग बराबर, मतलब v का वर्ग, आधार का वर्ग, आधार क्या है vx, तो vx का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब क्या है vy का वर्ग। तो v इक्वल कितना हो जाएगा, √vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक, अब vx कितना है, vx निकाल लो और vy का मान निकाल के यहाँ पे रख दो, तो v का मान निकल जाएगा। और यहाँ पे जो वेग है, वेग क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बना रहा है थीटा, तो वेग की दिशा किधर होगी, वेग की दिशा
यदि इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, इसका मान निकाल लें तो हमें वेग की दिशा निकल जाएगी। v इक्वल रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वी एक्स का मान निकालो, वी वाई का मान निकालो, तो v इक्वल क्या होता है u प्लस ए टी। तो यहाँ पे v क्या है, x के लिए निकालें तो वी एक्स इक्वल यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो वी एक्स इक्वल यू एक्स कितना है x अक्ष पर, यू एक्स है u और त्वरण है यहाँ पे 0, तो मतलब वी एक्स की वैल्यू u निकली। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी एक्स की जगह पे u, तो u का स्क्वायर। अब वी वाई निकाल लो तो वी वाई क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई टी। अब यू वाई कितना है, 0 है, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग 0 है। ए वाई क्या है, जी इंटू टी, तो इसकी वैल्यू जी टी, तो यहाँ पे लिख दो प्लस जी टी का होल स्क्वायर, मतलब जी स्क्वायर और टी स्क्वायर, ये निकला वेग का मान। ठीक है, तो ये हुआ क्षैतिज प्रक्षेप्य। अब हम कल देखेंगे तिर्यक प्रक्षेप्य। धन्यवाद।